गुड इवनिंग बच्चों, आप स्कोर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, नीट की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं, आज के समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें एक अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। मार्केट में वैसे बहुत सारे अनसॉल्व हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लोग लगा रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, बट कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो हमें इतनी सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। हम अपने अपस्कोर की तरफ से 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबल 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब में होने वाला है, हालांकि ये क्लास केमिस्ट्री की है। ओके, अब इसमें करना क्या होगा आपको? सबसे पहली बात है कि आपके लेवल पे जो होगा वो ये होगा कि जब मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा तो आपको वीडियोस पॉज करके उस टाइम के लिए क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, और फिर अगर आपको देखना है क्वेश्चन आपका टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो फिर से आपको आगे ये देखना है कि मैंने उसका क्या आंसर बताया है। तो मेरे साथ साथ उस सॉल्यूशन को आप अपना उसके गो थ्रू होते रहिएगा। मैं आपकी कैसे मदद करने वाला हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है आपको इस बात को लेकर के, इसमें हम ऐसा करने वाले हैं, पहले हम थोड़ी सी आपको थ्योरी बताएंगे, फिर उस पर बेस्ड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि नीट में, जेई में आज तक आए गए हैं, या कुछ नए क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं, जो मैंने फ्रेम किए हैं आपके लिए, वो हम आगे डिस्प्ले करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर आदित्य पांडे इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बिना टाइम खराब करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। केमिस्ट्री को लेकर के मेरा जो नज़रिया है बेटा वो ये है कि केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। होता क्या है इसमें, आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है कि हमारे जो टीचर हमें बताने जा रहे हैं, जो डिलीवर करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे सिलेक्शन ओरिएंटेड है, और तब जाकर के हमारी बॉन्डिंग होगी, और तब जाकर के हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि हम नॉन सेलेक्टेड से सेलेक्टेड की कैटेगरी में जाकर के बैठ जाएंगे, है ना। तो इसी बिहाफ पे हम लोग ट्रस्ट, बॉन्डिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के अपना ये हम एक टैग लाइन बनाते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों, क्लास की शुरुआत में हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है ना, हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम सीक्वेंस में ही अपने इन 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहाँ पर डाल्टन्स के कुछ एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखे गए हैं, है ना। हम लोग एक बार इसकी रीडिंग लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर आज तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बने हैं, वो किस तरह से हैं। ओके, आइए देखते हैं। डाल्टन ने बताया था 1808 के आसपास डाल्टन ने एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अपनी थ्योरी दी थी, है ना। तो इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि जैसे पहले ये सवाल आता है कि भाई हमारे आसपास हम किन चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो आप देखो कि हमारे आसपास जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, या तो वो सॉलिड हैं, या तो लिक्विड हैं, या तो वो गैस हैं। इन सब का कॉमन फीचर क्या होता है? इन सब का एक ही कॉमन फीचर है कि ये सब के पास अपना वॉल्यूम है, यानी कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और सब के पास अपना कुछ ना कुछ मास है। और ऐसी चीज़ों को एक वर्ड में क्या बोला गया है? मैटर बोला गया है। जब साइंटिस्ट के सामने ये बात आई कि आखिर मैटर क्या होते हैं, तो लोगों ने ये बोला कि डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि मैटर वो होते हैं कि अगर मैटर को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते जाएं तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, वो होगा एटम। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत यहीं से हुई कि व्हाट इज मैटर, और व्हाट इज मैटर को एक्सप्लेन करते करते डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से लेकर के हम लोग आज हाइजेनबर्ग वगैरह को क्रॉस करते हुए आज हमारे पास क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे साथ है। ओके बच्चों, तो हम इस पूरे सीक्वेंस को इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक एक स्टेप जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे उनसे क्या बनने वाली थियरीज हैं, क्या बनने वाले क्वेश्चंस हैं, सबके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो क्या कहना था डाल्टन का स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर के? पहला पॉइंट यहां पर लिखा गया है, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज इंडिविजिबल एंड कॉल्ड एटम। इंडिविजिबल का मतलब होता है कि जिसे फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। तो एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा स्टेटमेंट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, है ना। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि उसके अलग, अगर नाइट्रोजन के जहां भी एलिमेंट्स होंगे सबके सब एटम सेम होंगे, ऑक्सीजन का सबका सब एटम सेम होगा, तो सेम एलिमेंट के सेम एटम मिलेंगे और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम मिलेंगे। तीसरा है, एटम्स हैज मास। ऑफ कोर्स बेटा, मास तो होगा ही होगा। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, और यहीं पर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन
आगे चल करके इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है बच्चा, है ना, कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहां से हम पढ़ने वाले हैं। आगे हमारे पास एटम्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आज भी हम ये चीज जानते हैं बेटा, जैसे मान लो N2 + 3H2 gives 2NH3 है, तो एक्चुअल में N2 पहले एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, N और H2 पहले H के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के N और H कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो एटम ही करते हैं, है ना। और लास्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। अब आइए देखते हैं हम क्या क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। ये बेटा जेई 2020 का क्वेश्चन है, इसी जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के बिहाफ पे आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। थियरी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। आइए देखते हैं, आपने सॉल्व कर लिया होगा। पहला यहां पर लिखा है मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम। अभी मैंने आपको सिखाया, हाँ, मैटर किससे बना होता है, इंडिविजुअल एटम का बना होता है, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गैसेस कंबाइंस एंड गिव गैसियस प्रोडक्ट इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। बेटा ऐसा कोई पोस्टुलेट तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, है ना। गैसेस के कंबाइन होने पर तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये तो इनके पोस्टुलेट का हिस्सा नहीं लग रहा है मुझे। आगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स रिमेन्स कंजर्व एंड ओनली पास थ्रू रीअरेंजमेंट। ये फैक्ट है बेटा, है ना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H2 + I2 गिव्स 2HI। मान लो मैंने ये लिख दिया, तो आप देखोगे यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, है ना। आगे लिखा है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा रहा, करेक्ट रहा। सम एटम्स हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक मास। एग्जैक्टली अभी आपने पढ़ा कि हर एटम्स के पास अपना मास होता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट रहा। तो ये पूछ रहा है नॉट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा बेटा, सेकंड, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पार्ट नहीं है। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब ऐसे ही खुशी मन से, है ना, मस्त रहिए और एक एक क्वेश्चन करते रहिए, अपना कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव करेंगे हम लोग और अच्छे से इस बार सिलेक्शन भी लेंगे, है ना। स्टार्ट करें बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रूव्ड बाय डाल्टन। ओके, अब यहां पर लिखा है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अभी आपने पढ़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, तो उनके मास भी होते हैं, तो मास भी उनका सेम होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये जरूर बताएगा। ओके, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी आपने पढ़ा कि सिंपल रेशियो में एटम्स कंबाइन करते हैं, यानी कि सिंपल रेशियो यानी कि डेफिनेट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, तो ये भी हमारा सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी ये प्रूव कर देता है, लेकिन एवोगैड्रोस लॉ को ये प्रूव नहीं करता है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलने से पहले हम लोग थॉमसन का एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा देख लेंगे कि ये मॉडल हमसे क्या कहता है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या इसी का नाम रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल नाम है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था जैसे वाटरमेलन होता है बेटा, तो उसमें रेड कलर का पल्प होता है और बीच बीच में क्या होता है, ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वो भरे हुए होते हैं, सही है ना, इतना तो आप सबको पता है। तो थॉमसन ने हमें ये समझाया था बेटा कि ओवरऑल जो एक एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और पॉजिटिव चार्ज का पल्प यानी कि पूरा पॉजिटिव चार्ज का ही एक होल एरिया होता है। तो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था वो ये एक्सप्लेन किया था कि एटम की ओवरऑल न्यूट्रलिटी को प्रूव किया था। इन्होंने बताया था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम्स, atoms are overall neutral, net positive charge of atom is equal to net negative charge of electron। कंफर्म है बेटा, तभी तो न्यूट्रल होंगे यार, टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव, तभी तो न्यूट्रल होंगे। अब आगे क्या है, मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका मास भी, उनसे एसोसिएटेड मास भी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये कहना था थॉमसन का। ओके, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, आपने जो थियरी पढ़ी इसके यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आपने भी पढ़ा थॉमसन मॉडल के बिहाफ पे क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसी तो यार कोई बात ही नहीं हुई, स्पेक्ट्रा कहां से आ गया इसमें। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम,
है ना। तो ये भी यहां पर तो हम लोगों ने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हुआ क्या था बेटा, थॉमसन के टाइम पे न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी ही नहीं हुई थी यार। उन्होंने बस इतना बताया था कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके बीच बीच में यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बस यही तो बताया था इन्होंने। और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था। आगे हमारा रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड बेटा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें रदरफोर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं रदरफोर्ड ने क्या बताया था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, उसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड का फॉइल लिया था जिसके ऊपर हीलियम की जो न्यूक्लियाई होती है, याद रखना हीलियम न्यूक्लियाई, मैंने हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बोला, हीलियम एटम नहीं बोला, हीलियम न्यूक्लियाई बोला। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। प्रॉपर ये क्लास बेटा एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है, प्रॉपर क्वेश्चन ओरिएंटेड होने वाली है ना। तो जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट दिखाओगे, जितना ज्यादा आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपको उतना ही बेटर रिजल्ट मिलने वाला है इस क्लास का। ओके, तो समझना बेटा, हमने क्या बोला कि एक अपने पास गोल्ड का अपने पास एटम है, गोल्ड की न्यूक्लियाई है, और उसके ऊपर गोल्ड की फॉइल है, उसके ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया हीलियम के न्यूक्लियाई का। ओके, तो हुआ क्या बेटा, अब इसमें पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि यार गोल्ड क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई मेलेबल होती है। मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलेबल होना। मेलेबल होना मतलब होता है उसे पीट पीट के पतली से सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, इस वजह से। दूसरा पॉइंट, अब इन्होंने एटम की साइज, न्यूक्लियस की साइज, इन सब के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करी। एटम और न्यूक्लियाई के वॉल्यूम के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करी। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, क्लियर, इन्होंने जो जो चीजें की थी वो हमें ध्यान रखना है। और साथ में रदरफोर्ड ने एक और काम किया था, वो था सोलर सिस्टम मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी दिया था। इतनी सारी चीजें याद रखनी है। ओके, अब इन्होंने बताया कि जो एटम की साइज होती है बेटा, पूरे एटम की जो साइज होती है वो एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है, 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होती है। ओके, जो न्यूक्लियाइस की साइज होती है, न्यूक्लियस की साइज होती है वो 10⁻15 यानी कि फर्मी की रेंज में होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेगा। और अगर आपको रेडियस पता चल गया तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता होगा 4/3πr³, तो उसके थ्रू आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, है ना। फिर क्वेश्चन आता है कि रेडियस कंपेयर करना, कि एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस में कितने का डिफरेंस होता है, 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस होता है। तो एटम की साइज बड़ी होती है, न्यूक्लियस की साइज छोटी होती है, तो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड के बीचों बीच में क्रिकेट की बॉल रखी हुई है, और जहां से हम बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, या जो बाउंड्री वॉल है, आप इसको एटम की साइज मान लीजिए, और जो बीचों बीच ग्राउंड में क्रिकेट की बॉल रखी है उसे आप न्यूक्लियस की साइज मान लीजिए। आप कंपेयर कर पाएंगे, प्रैक्टिकली कंपेयर कर पाएंगे कि यार इतना बड़ा डिफरेंस होता है, तो ये एग्जैक्टली इनके बीच में आंसर होगा, है ना बेटा। अब आप देख लें यहाँ पे क्या लिखा है, जो इनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ध्यान से सुनना, इस पे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी मैं आपको। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था बेटा, यहां पर देखो क्या लिखा है, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारे हीलियम की न्यूक्लियाई डायरेक्टली निकल गई, है ना। यही पर लिखा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधी रेखा में निकल गई। फिर क्या लिखा है, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, है ना। और अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल बेटा बाउंस बैक हो गया 180 डिग्री पे, वापस आ गया अपनी पाथ पे, रिवर्ट बैक हो गया। ओके, इसका मतलब ये सोचो जरा, हीलियम की जो न्यूक्लियाई है वो पॉजिटिव चार्ज रखती है, और जो गोल्ड की फॉइल में गोल्ड की जो न्यूक्लियाई है वो भी पॉजिटिव चार्ज रखती होगी, है ना। और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अच्छा यार, ऐसे जनरली सोचो, अगर एक बड़े से क्रिकेट ग्राउंड के बीचों बीच में क्रिकेट की बॉल रखी है, और आप बाउंड्री के पास से बैठ करके उस क्रिकेट की बॉल को जो कि ग्राउंड के बीचों बीच में रखी है उसे हिट करने की कोशिश करोगे, तो कितने चांसेस हैं आपके, प्रोबेबिलिटी कितनी है आप उसे हिट कर पाओगे, बहुत कम चांसेस है बेटा, है ना। तो इस बात से क्या प्रूव हुआ कि 20,000 में से कोई एक वापस लौट के आया। इसका मतलब जिस पॉजिटिव चार्ज को हमने उसकी तरफ भेजा था, जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराएगी या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जद में आएगी, रेंज में आएगी, तभी तो वापस आएगी। अब इतनी कम प्रोबेबिलिटी कि 20,000 में से कोई एक लौटा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है हीलियम गोल्ड की न्यूक्लियाई का, वो बहुत छोटे से एरिया में रखा हुआ है।
यहां से पता चला कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बहुत ही स्मॉल एरिया में, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। पॉइंट आ गया समझ में बेटा? ओके, आओ फिर देखते हैं यहां पर कुछ कंक्लूजन्स है रदरफोर्ड की तरफ से। इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम्स आर एम्प्टी। ओके, सही है। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। एटम का साइज बड़ा है, एटम का रेडियस बड़ा है, एटम का वॉल्यूम बड़ा है, न्यूक्लियस की साइज छोटी है, एरिया छोटा है, वॉल्यूम छोटा है। समझ में आई बात? द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर यानी कि एंगस्ट्रॉम की रेंज में, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 यानी कि फर्मी की रेंज में। ओके, अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? देखो क्वेश्चन कहां पूछा गया है, IIT JEE 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज्ड अ बीम ऑफ। तो मैंने क्या आपको सिखाया? मैंने आपको क्या सिखाया? हीलियम की न्यूक्लियाई यूज हुई थी ना। हीलियम का एटम तो नहीं यूज हुआ था, गामा रेज तो नहीं यूज किया था, बीटा पार्टिकल तो नहीं यूज किया था। हमने क्या यूज किया था? हीलियम की न्यूक्लियाई विच इम्पिंग्ड ऑन अ मेटल फॉइल एंड गॉट स्कैटर्ड। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका डी हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ। बताओ बेटा, अभी क्या सिखाया मैंने? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या मिला हमें? किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ओके, ये भी IIT JEE 1983 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रेज। है ना, कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक से क्या रिलेटेड नहीं है, हमें यह समझना है। अच्छा, कैथोड रेज के लिए हमें थोड़ा सा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बहुत डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाने की कोशिश की, इधर मैंने कैथोड लगा दिया, इधर एनोड लगा दिया, यहां पर एक हाई पोटेंशियल वाला कोई बैटरी यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया, ये कैथोड है, ये एनोड है, और यहां पर मैंने क्या भर दिया बेटा? गैसेस फिल कर दिया, है ना। बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। यहां पर हम कोई भी गैस भरेंगे, सपोज दैट हमने यहां पर हाइड्रोजन गैस भर दिया, है ना। जब यहां पर हम बैटरी से कनेक्ट कराएंगे, इसके पास क्या पहुंचेगी? इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगी तो इस गैस, इन जो भी यहां पर गैसेस हैं उनको क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही वो गैसेस क्या होंगी? आयनाइज होंगी, और आयनाइज होगी तो हाइड्रोजन क्या करेगा? आयनाइज होकर के एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना? यही होगा। ऑक्सीजन की बात करें, मान लो हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में ऑक्सीजन गैस भर दिया होगा, तो क्या होगा? वो भी O+ में ब्रेक हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्लियर है? अगर नाइट्रोजन भरा होगा तो नाइट्रोजन भी तो N+ में कन्वर्ट होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग? कोई भी गैस भर रहे हैं, सारी गैसेस में से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहीं से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया। क्या दिया गया? कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, बहुत ही अभिन्न हिस्सा है इलेक्ट्रॉन, जो सब में पाए जाएंगे। अच्छा, कोई भी गैस भर रहे हैं, लेकिन क्या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक पे कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन बोल लो, है ना, जो कैथोड रेज, नेगेटिव रेज या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? लेकिन अच्छा बताओ, अगर यहां पर हमने हाइड्रोजन गैस भरा होगा और आयनाइज किया होगा तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो H+ बचा होगा। H+ क्या है? इसे बोलेंगे कैनाल रेज, एनोड रेज, है ना, ये बोलेंगे, या पॉजिटिव रेज बोलेंगे। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन भर दोगे तो क्या निकलेगा? O+। देखो, पॉजिटिव जो भी हमारे पास यहां रेज निकलने वाले, उनका नेचर बदल जा रहा है अकॉर्डिंगली द गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनाल रेज या एनोड रेज, इनका नेचर डिपेंड करता है कौन सी गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी गई है, जबकि इलेक्ट्रॉन सब में से निकलेगा, वो सबका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि आप उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भर रहे हो। क्लियर हो रही बात? और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी यही होता है। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है। और ये जो यहां से बेटा एनोड रेज, यहां से कैथोड रेज निकल के कैथोड से निकलेंगे और एनोड की तरफ चलेंगी, ये जो भी रेज होंगी ये स्ट्रेट लाइन में चलती जाएंगी।
क्लियर। यहां हम ये ZnS लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आकर के इनके ऊपर गिरेगा, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और इस वजह से यहां पर एक लाइट हमें दिखाई देगी जो ये कंफर्म करेगी कि इधर से कोई आकर के रेज यहां तक पहुंची है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना कर दिया जाए। ओके, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट और बताने की कोशिश करते हैं। पूछ रहा है नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। पहला स्टेटमेंट, दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। बताया मैंने आपको कैथोड से स्टार्ट होकर के एनोड की तरफ जाएंगी, मुझे तो सही स्टेटमेंट लग रहा है ये। दूसरा है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यही मैंने अभी सिखाया कि अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो रेज होंगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, और अगर अप्लाई कर देंगे तो अकॉर्डिंगली चूंकि ये कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज रखती हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रेज ट्यूब। बिल्कुल सही बात लिखिए बेटा, है ना, कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि मटेरियल क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। पकड़ में आ गए भाई, गलत आंसर है ना। क्या लिखा है इन्होंने लिखा कैथोड रेज डिपेंड करता है कि हमने कौन सी गैस भर रखी डिस्चार्ज ट्यूब में। अरे भाई यही तो समझाया अभी मैंने आपको कि यहां पर कौन सी गैस भरोगे। देखो कोई भी गैस भरो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और गैस ले लो, सब में से ई तो निकलेगा ही। ई तो ही इलेक्ट्रॉन है, यही तो कैथोड रेज है। ये तो डिपेंड नहीं कर रही कौन सी गैस हम भर रहे हैं। कैनाल रेज होती, एनोड रेज होती, पॉजिटिव रेज होती, तब वो डिपेंड करती, और ये डिपेंड नहीं करती। मैंने कहा यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, सबको याद रहेगा ऐसे बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है हम लोगों को, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा ही दिया है, आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल सही है। रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर, अभी मैंने सिखाया एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power -15 मीटर, फर्मी के रेंज में होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। बेटा ये ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये नील बोर लेके आए थे। कौन लेके आए थे? नील बोर साहब लेके आए थे, है ना। इनसे पहले ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो ये बोलना ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इनमें, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये तीसरा वाला गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि क्या ऑब्जर्व नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बेटा, इस पे ध्यान देना। कह रहा है कि अगर थॉमसन मॉडल, जो कि आज के समय गलत है, ध्यान से सुनना कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, कि इफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन। अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे क्या असर पड़ता। तो पहले ये समझ लो कि यार थॉमसन मॉडल सही होने का मतलब क्या था। थॉमसन मॉडल समझ होने का मतलब ये था, आज हमें पता है बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेंटर्ड होता है ना, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा ऐसे है भरा हुआ और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि थॉमसन का मॉडल सही था और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने उसी थॉमसन मॉडल को बेस मान के कराया होता, तो जरा सोचो क्या होता। हर लेवल पे जैसे ही हीलियम की न्यूक्लियाई उधर गुजरती उसे डिफ्लेक्शन फेस करना पड़ता। साथ में बार बार डिफ्लेक्शन होने से या बार बार उनसे जाकर के कोलाइड करने की वजह से या उनकी रेंज में आने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। और देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें। अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड विद रिड्यूस्ड स्पीड। कितना सही आंसर है ना। अब यहां पर स्पीड भी कम होती जाती और वो स्मॉल एंगल से बार बार डिफ्लेक्ट होती रहती। क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन चलने से पहले आर ए मिलिकन साहब से मिल लीजिए। ये रहे हमारे आर ए मिलिकन साहब। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और उसकी वैल्यू आई थी -1.6 10 to the power -19 कूलम। ओके, आगे बढ़ते हैं।
यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लिखी हैं। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट में बता दूं, अगर मैं किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा बेटा आपसे, तो एटम के स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट मतलब वो पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लेट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के सबसे बाद में खोजे जाने की वजह क्या थी? आप आंसर क्या लगाओगे? क्योंकि वो चार्जलेस होता है, वो उदासीन होता है, इस वजह से। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। ओके, अब इसको देख लीजिए आप, यहां पर आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। अच्छा हाँ, एक गलती नॉर्मली यार हो जाती है, मैंने अक्सर क्लास वगैरह में बच्चों से पूछता हूँ प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो अक्सर बच्चों का जवाब रहता है रदरफोर्ड। बेटा एग्जैक्ट आंसर क्या है? गोल्डस्टीन, है ना, ये करेक्शन कर लेना। हाँ, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट वगैरह की थी, तो ज़्यादातर आप में से बच्चों को रदरफोर्ड याद रह जाता है, बट आपको एग्जैक्ट नाम क्या याद रखना है? गोल्डस्टीन। यहाँ पर सबके ESU में चार्ज लिखे हैं, कूलाम में चार्ज लिखे हैं और रिलेटिव चार्ज लिखे हैं। AMU में मास लिखा है और किलोग्राम में मास लिखा है ना। ये सारी वैल्यूज आपको वैसे याद होंगी, है ना। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.673, और यहां पर न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.675। कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है प्रोटॉन से, है ना। तो अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा मास किसका होगा, तो न्यूट्रॉन का, देन किसका? प्रोटॉन का, और किसका फिर? इलेक्ट्रॉन का, है ना। सबसे लास्ट में किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये मास का ऑर्डर हो गया। एटम के बारे में बता दिया मैंने आपको। इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में चलिए करते हैं। Which of the following statements about the electrons is incorrect? आप बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऑफ कोर्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओहो, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये कैसे हो सकता है? अभी यही तो सिखाया मैंने आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में, मास ऑफ न्यूट्रॉन में जमीन आसमान का फर्क होता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल मान लो, 9 × 10⁻³ किलोग्राम। देख रहे हो कितना कम मास है। इसीलिए आप जानते हो, इसीलिए जब हम आगे एटॉमिक मास पढ़ेंगे तो आप देखना इसी चीज का इंपैक्ट वहां पर आएगा, है ना। इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, ऑफ कोर्स है। और ये कहां से प्रूव हुआ बताओ? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। जहां पर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस भरी, सब में से E- निकला, वहीं से प्रूव हो गया था कि इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेस, अभी मैंने यही सिखाया आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा NCERT एग्जाम्पल का है 2.1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 35 ब्रोमीन 80। ओके, तो आप देखो बेटा, पहले तो लिखना थोड़ा सीखो। 35 ब्रोमीन 80, यहां पर जो हम लिखते हैं ये क्या होता है? ये Z होता है। और Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर, जैसे मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, आप यही बोलोगे। मैं पूछूंगा क्यों है? ज्यादातर बच्चे चिल्ला के बोलेंगे सर क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। गलत हो जाएगा, है ना। किसी का भी एटॉमिक नंबर जितना है उतना इसलिए है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन होते हैं। सो बेसिकली प्रोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। ये पॉइंट याद रहेगा सबको। तो इधर Z इज एटॉमिक नंबर, और ये किसके बराबर होगा बेटा? प्रोटॉन के बराबर होता है। यहां पर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अब जरा सोचो, मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 लोग मिलकर के एटम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो बेसिकली बताओ, किसी भी एटम का मास जो बनेगा तो किसके बिहाफ पे बनेगा? इलेक्ट्रॉन तो गया, कौन बचा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अरे भाई, ये दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसका मतलब जो न्यूक्लियस का मास है वही किसी एटम का मास हो जाता है। तो एक्चुअल में ये जो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा बताओ? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास पर। और इसीलिए इसे बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जहां पर क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ऐड करके बताना। जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर हैं वही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगी। ओके,
तो अभी ये भी कंफर्म हो गया और ये भी कंफर्म हो गया। अब इसमें आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें पूछ रहा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 35। ओके, अब देखो बेटा ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज तो लगा नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 35। तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है वो भी कितने होंगे? वो भी 35 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वो भी 35 हो जाएगा। अब कह रहा है यहां पर और क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन भी बता दिया हम लोगों ने। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा? अब आप वैसे तो आप यहां से भी सीधा सीधा देख सकते हो कि n+p की वैल्यू ये हो गई, p की वैल्यू ये हो गई। तो अब क्या करें? सीधा सीधा न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए हम लोग मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 80 माइनस 35 कर सकते हैं इसे आसानी से। कितना आंसर आ जाएगा यहां से? 45। 40 30 70 10 80 हो गया ना 45। तो ये आ गया हमारा न्यूट्रॉन का नंबर। क्लियर? यहीं से एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सिखा दें। सपोज दैट हमारे पास लिखा है n-3, ये जेई का क्वेश्चन है, n-3, और पूछा गया है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, है ना। तो सबसे पहले आप बताओगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और जितना एटॉमिक नंबर होगा 100% उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, बिना किसी लाग लपेट के फट से बता दो। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते? 7 होते। क्लियर? लेकिन यहां पर तो 3 नेगेटिव लगा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें आ गए, और आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लो, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10 आ गए। ठीक है, अब समझ में आ गया टोटल कैसे निकालेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है फॉर कैथोड रेज द वैल्यू ऑफ E/m। अभी मैंने आपको सिखा दिया है E फॉर क्या होता है? चार्ज, और m फॉर क्या होता है? मास। चार्ज बाई मास का रेशियो पूछ रहा है ना। पहला लिखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड एंड द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट है, अभी सिखाया मैंने आपको, बिल्कुल, है ना, ये सही है। दूसरा लिखा ये कांस्टेंट होगा, ऑफ कोर्स कांस्टेंट होगा बेटा, और इसकी वैल्यू जितनी लिखी है इतनी होती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इज वेल। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आप लोगों को, कई जगह कई अनसॉल्व में मिला ही होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल में E/m की वैल्यूज के बिहाफ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखो E/m से सिंपल इतना समझा करो। एक और क्वेश्चन इसके बाद आएगा, अगर मास ज्यादा होगा तो E/m की वैल्यू कम होगी। पहले तो इसी पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब बताओ सबसे कम किसका मास है? अभी तक जो मैंने पढ़ा, जितने फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े, इलेक्ट्रॉन का ना, कंफर्म। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो E/m की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। पॉइंट आ गया समझ में? तो देखो यहां पर E पहले है, यहां पर E पहले है। क्लियर हो गया? अब जरा सोच लो, न्यूट्रॉन के बारे में बात करो। किसके? न्यूट्रॉन के बारे में बात करो बेटा। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0, और 0 डिवाइड बाई मास कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। 0 डिवाइड बाई कुछ भी इज इक्वल टू 0 यार, है ना। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? न्यूट्रॉन का। क्लियर? सबसे कम किसका हो जाएगा? न्यूट्रॉन का। अब आप फंसोगे कहां पर? अल्फा पार्टिकल में और प्रोटॉन में। ठीक है, तो कैसे करने वाले हो आप लोग इसको? अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो यहां पर 2e चार्ज होगा और 4m मास होगा, है ना। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करने वाले हैं अगर हम, तो वहां पर 1e इसका चार्ज हो जाएगा और 1m इसका मास हो जाएगा। तो इसको जो हम करेंगे 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और इस बिहाफ पे हमारा आंसर देखो किसका ज्यादा हो गया बेटा? प्रोटॉन का ज्यादा और अल्फा का कम हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और कई एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हैज हाईएस्ट E/m रेशियो। अभी सिखा दिया आपको, E/m रेशियो हाईएस्ट रखने के लिए मास की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना, यही तो होगा यहाँ पे। तो मास की वैल्यू कम तो E/m वैल्यू ज्यादा। ठीक है, अब हाईएस्ट आप अपने आप से बता दो इसमें से ढूंढ करके किसका मास कम होगा, इसके बिहाफ पे आप आंसर दे सकते हो, है ना। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम लोवेस्ट वैल्यू पूछ लें, क्या पूछ लें? लोवेस्ट वैल्यू, तो E/m की वैल्यू कम कब होगी? जब मास की वैल्यू ज्यादा होगी, और मास की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप वो भी यहां से इजिली बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक इज।
और ये IIT JEE 1988 का क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि आइसोटोनिक कौन कौन से होंगे। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, सिमिलर वर्ड्स खुद सिखा दूं, है ना, और उसके बारे में मैं आपको इस क्वेश्चन पे ले चलता हूं। यहाँ लिखा है बेरिलियम +2n Li+2 R Li+1 R, और ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन देने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था? ये क्वेश्चन देने के पीछे सिंपल लॉजिक था बेटा, ये सारे जो सिमिलर वर्ड्स हैं, है ना, होमोफोन्स टाइप के हैं, इनको हम सीख लें, इनमें डिफरेंस सीख लें, हम जान लें कि कहाँ पर कहाँ रुकना है, क्या समझना है। ठीक है, सबसे पहले आइसोटोप की बात करते हैं बेटा। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं ये सबको पता होगा, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। क्लियर है? आइसोबार क्या होते हैं बताओ? सेम, देखो ऐसे याद रखो, आइसोबार, बार मतलब भार, तो अणुभार, है ना, यानी कि एटॉमिक मास सेम होता है, सेम A होगा और डिफरेंट Z होगा। क्लियर? आइसोडाइफर क्या होते हैं? सेम N-P। N-P मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी अगर सब में सेम आएगी तो आइसोडाइफर का एग्जांपल होगा। अब आपके मन में आएगा यार ये कौन सा एग्जांपल होगा? मैं सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल निकलने पर, जैसे मान लो मेरे पास 92 यूरेनियम 238 है, मैं इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दूं। अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2He4 हीलियम न्यूक्लियाई। तो अगर मैं इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालूंगा तो 92 एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और 238 एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 90 थोरियम का एटॉमिक नंबर है ये, और ये बन जाएगा 234। अब यहां पर आप पहले न्यूट्रॉन निकालिए, फिर प्रोटॉन निकालिए, फिर N-P निकालिए। यहां पर भी न्यूट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, N-P निकालिए, दोनों का N-P बेटा सेम आएगा। तो ट्रिक क्या याद रखनी है? जब कोई भी एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल निकालते जाए तो हर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक दूसरे के आइसोडाइफर होंगे। टेंशन खत्म, है ना। आगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोटोनिक, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमार्फ क्या होते हैं? 2 पॉइंट यहां पर रह गए। ठीक है, आइसोमार्फ आप जब हमारी क्लासेस होंगी या केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं वहां पे बता दूंगा। ठीक है, आइसोमर्स के बारे में, आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा है, वहां से आप हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक और पॉइंट मैं बस लास्ट में ऐड करना चाहूंगा, आइसोस्टेयर्स। ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है। आइसोस्टेयर्स क्या होते हैं बेटा? जिसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोस्टेयर्स। ठीक है, तो इतने सारे मैंने आइसो करा दिए। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो बेटा। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम, न्यूट्रॉन्स विल बी सेम। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए जैसे इसका न्यूट्रॉन निकालोगे कैसे? तो 12 - 6, इसका 14 - 7, 19 - 9। क्लियर? ऐसे न्यूट्रॉन निकाल लेना, जिसमें सेम आ जाए वो आंसर लगा देना। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन बेटा अपने हो गए। ठीक है, अब अगले 15 क्वेश्चन का वीडियो इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। बाय बाय बेटा।